हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्ज़ाम मास्टर। आज हम लोग अपने जो क्वेश्चन आंसर सीरीज़ चल रही है हमारी जीआईसी प्रवक्ता टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम की, स्पेशली टीजीटी पीजीटी के आज मैं क्वेश्चन ज़्यादा लेकर के आई हूँ, तो आप उसको ज़रूर देखें। और आपके जीआईसी प्रवक्ता एग्ज़ाम के जो आपके होने वाले हैं उसके लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। ओके, तो हम लोग बढ़ते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की ओर। कोशिका के ऊर्जागृह होते हैं केंद्रक, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम। आप देख सकते हैं कि ये प्रश्न जीआईसी प्रवक्ता एग्ज़ाम 2015 में पूछा गया है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो आप इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर नंबर सी है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब कोशिका का ऊर्जागृह। ऊर्जागृह कौन सा होता है जिसको पावर हाउस भी हम लोग कहते हैं, तो वो क्या है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो ये है ये कोशिका द्रव में बहुत से सूक्ष्म छड़ी के आकार का या गोलाकार सूक्ष्म कोशिकांग होते हैं जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया या कॉन्ड्रियोसोम कहते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया भी इसको कहते हैं और कॉन्ड्रियोसोम भी कहते हैं। आप इस कुछ चीज़ों को, पॉइंट्स को आप चाहें तो नोट कर लें। ठीक है, कॉन्ड्रियोसोम भी इसको कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का जो आपकी कोशिका है उसको ऊर्जा घर या पावर हाउस, जो पहले ही मैंने बताया कि पावर हाउस से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो पावर हाउस भी इसको कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि ऑक्सीकरण की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर होती है। ठीक है, वो जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है वो यहीं विघटित होती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हम पावर हाउस भी कहते हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों के समांतर खेल किस आयु के लक्षण हैं। तो जो बच्चे हैं उनके समांतर खेल वो किस आयु के लक्षण हैं। प्रश्न को आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे समझ करके। तो आप देखें कि इसमें ऑप्शन है 1 से 3 वर्ष, बी है 4 से 6 वर्ष, और सी है 6 से 8 वर्ष और डी है 8 से 10 वर्ष। ये डाइट प्रवक्ता एग्ज़ाम 2014 में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर है 4 से 6 वर्ष। बच्चों के समांतर खेल ये जो होते हैं, ये जो खेल है वो कैसी प्रक्रिया है, एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। वो व्यक्ति हर जगह, मतलब चाहे आप पुराने समय में चले जाएं चाहे आज के समय में देखें, तो बच्चों में खेल की जो एक क्रिया है ये इसमें क्या होती है, ये सार्वभौमिक है। हर जगह के लोग क्या करते हैं, खेल खेलते हैं। और हर जैसे अगर इंडिया में है, यूरोप में है, मतलब हर जगह जो चीज़ सार्वभौमिक है, मतलब जो यहाँ पर भी है और किसी दूसरे स्थान पर भी हम जाते हैं तो वो चीज़ आपको देखने को मिलती है। तो ये जो खेल की प्रवृत्ति है वो बच्चों में होती है और बालक के विकास में खेल का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। आप जानते हैं स्पेशली खेल किसके लिए, बच्चों के जो ये आपका ये मोटर डेवलपमेंट, बहुत सारे डेवलपमेंट के लिए है, फिजिकल डेवलपमेंट बच्चों का, और खेल के माध्यम से ही बच्चों का सोशल डेवलपमेंट भी होता है। अच्छा, मैं आपको बताऊँ यहाँ समांतर खेल से तात्पर्य ये है कि क्या एक साथ ऐसा नहीं है बच्चे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर नहीं खेल रहे हैं। यहाँ पर एक बच्चा अलग खेलेगा अपना खेल, एक बच्चा अलग खेलेगा। इसको पैरेलल प्ले के भी नाम से जाना जाता है ये। ठीक है, तो जो खेल की थ्योरी है उसमें और उसमें जो खेल के प्रकार हैं उसमें भी आपको अलग अलग आयु वर्ग में, जैसे कुछ जब बच्चे समूह में खेलना पसंद करते हैं, यहाँ समूह की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे समांतर खेल, मतलब अगर एक कमरे में बच्चे को बिठा देंगे तो कोई अपनी गुड़िया गुड्डे से अलग खेलेगा, कोई अपना अलग मोटर कार का खेल खेल रहा है, अलग अलग सब बच्चे खेल खेलते हैं, इसीलिए इसको समांतर खेल कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, शरीर के टिश्यू में पानी के जमा होने को कहते हैं। जो टिश्यूज़ में क्या होता है, जब पानी जमा हो जाता है तो क्या कहते हैं उसको, पैलाग्रा, स्कर्वी, ओडिमा, ऑस्ट्रोमलेशिया। जीआईसी प्रवक्ता एग्ज़ाम 2012 का प्रश्न है ये। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, एडिमा। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी कि आप किस डिजीज़ में ऐसा होता है। तो शरीर में क्या होता है, प्रोटीन की जब कमी हो जाती है, ठीक है, शरीर में क्या होता है, प्रोटीन की जब कमी हो जाती है तो क्या होता है, बॉडी में स्वेलिंग आने लगती है, और प्रोटीन की कमी जाती है तो बॉडी जो सूज जाती है, और जो
कोशिकाएं होती हैं उनके ऊतकों में क्या होता है, पानी भर जाता है। और सूजन की मात्रा, प्रोटीन की कमी, रक्तवारी से एल्ब्यूमिन की कमी, नमक एवं जल पर निर्भर करती है। सूजन सबसे पहले पंजों एवं पैरों में आती है और सूजन के कारण बच्चा तंदुरुस्त दिखता है तथा हाथ पांव मोटे मोटे फूले फूले से लगते हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊं एडिमा मेनली हमें किस उसमें देखने को मिलता है। एडिमा हमारे क्वाशियार्कर का लक्षण है। और आप जानते हैं ना क्वाशियार्कर क्या, प्रोटीन की डिफिशियंसी से होने वाली डिजीज़ है जो कि बच्चों में होता है। क्वाशियार्कर यहाँ पर हो जाएगा। और साथ ही साथ में जो लोग किडनी से के रोग से, गुर्दे के रोग से संबंधित जो रोगी होते हैं उनमें भी एडिमा देखने को मिलता है। आपने देखा होगा कि जो लोग किडनी फेल्योर हो जाती है या फिर अच्छी अवस्था में काम नहीं करती है तो उस समय भी एडिमा देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है हमारा, कीटाणु कोशिकाएं जिस प्रक्रिया के द्वारा बनती है उन्हें क्या कहते हैं? मियोसिस, माइटोसिस, ओव्यूलेशन, क्रॉसिंग ओवर। ये आपका यूजीसी नेट एग्ज़ाम सेकंड पेपर जून 2011 का पूछा गया प्रश्न है। कीटाणु कोशिकाएं जिस प्रक्रिया के द्वारा बनती है उसे क्या कहते हैं? मियोसिस कहते हैं, माइटोसिस कहते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या वो कौन सी कोशिका है, ये आपकी उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मियोसिस कहते हैं। दो प्रक्रियाएं, मतलब कोशिकाएं, मतलब जो ये प्रक्रिया होती है एक माइटोसिस होती है, एक मियोसिस होती है जिससे कि कोशिका का निर्माण होता है। तो ये आपका जो है जो कीटाणु कोशिकाएं हैं वो किसके द्वारा बनती है? मियोसिस के द्वारा बनती हैं। जब उसकी जो बनने की प्रक्रिया उसको मियोसिस कहते हैं। ठीक है, और इसकी खोज जो है वो सर्वप्रथम किसने की? बीजमैन के द्वारा की गई है। और इसका जो नामकरण है वो फार्मर एवं मुरे ने किया है। मैं रिपीट कर देती हूँ, जो इम्पॉर्टेंट है आप उसको नोट कर सकते हैं। इसकी खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा? बीजमैन के द्वारा की गई। ओके, बीजमैन के द्वारा की गई और आप इसको नोट कर लें। और साथ ही साथ ये क्या, जो इसका नामकरण, जो इसका नाम किया गया वो फार्मर एवं मुरे ने किया। और यह विभाजन केवल जनन कोशिकाओं में होता है। इनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। ठीक है, तो जो ये गुण कहाँ पर ये होता है? ये गुणसूत्रों में। ठीक है, तो ये इनका वो कहाँ होता है? गुणसूत्रों में इनकी संख्या आधी होना। युग्मकों के निर्माण, आपने ये प्रश्न भी देखा होगा कि क्या बोलते हैं, अर्ध जो आधी कोशिकाएं होती हैं वो कहाँ पर होता है? तो वो कहाँ, हमारे जेनेटिक सेल्स ना, जो हमारे वो प्रजनन तंत्र है, सिर्फ उसी में ये पाई जाती हैं। तो गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। गुणसूत्रों की संख्या का आधा होना युग्मकों के निर्माण के समय होता है, जिसमें कि जिसे कि युग्मक क्या कहते हैं? जननक कहते हैं। युग्मकों में सामान्य गुणसूत्र संख्या आधी ही मौजूद होती है, इसलिए इसे अगुणित कोशिकाएं भी कहा जाता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। जो ये मियोसिस है, मियोसिस कहाँ पे? ये आपकी जनन कोशिकाओं में पाई जाने वाली है। और ये कौन सी कोशिकाएं? कीटाणु कोशिकाएं, मतलब जहाँ से जनन शुरू होता है, जहाँ वो हमारी क्या है? मियोसिस प्रक्रिया है। ठीक है, वो प्रोसेस क्या कहलाती है? मियोसिस की प्रोसेस कहलाती है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, विशिष्ट पदार्थ के प्रति ऊतकों की प्रक्रिया कहलाती है? एक्जिमा, एलर्जी, फिट्स, टिटनेस। ठीक, तो यहाँ पर विशिष्ट पदार्थ के प्रति ऊतकों की प्रतिक्रिया। ठीक है, ऊतक मतलब आपके टिश्यूज उनकी। ये टीजीटी 2019 का प्रश्न है और ये इसका करेक्ट आंसर क्या है? एलर्जी। ओके, एलर्जी। तो विशिष्ट पदार्थ के प्रति ऊतकों की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? एलर्जी कहलाती है। जब कोई पदार्थ जिसके प्रति शरीर में संवेदनशील होता है शरीर में प्रवेश करता है तो ये प्रतिरक्षी उस पर आक्रमण करते हैं। ठीक है, तो जैसे लोग कहते हैं ना कि हाँ मुझे इस चीज़ से एलर्जी है, किसी को विभिन्न खाने से एलर्जी होती है, जैसे कुछ लोगों को एग से एलर्जी है, कुछ लोगों को हनी से एलर्जी है। ठीक है, कुछ लोगों को बीट रूट से एलर्जी है। तो जैसे ही वो उनके बॉडी में एंटर करेगी तो क्या हो जाते हैं? एंटीबॉडीज़ वहाँ पे जनरेट हो जाती हैं।
ठीक है, और उसके प्रति प्रतिक्रिया करती हैं और शरीर में कुछ ना कुछ आपको देखने के लिए, उसका रिएक्शन देखने के लिए मिलता है, जैसे पेट में दर्द होना, शरीर पर फफोले पड़ जाना, इस तरह की प्रक्रिया देखने को मिलती है। तो ऊतकों की प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? एलर्जी कहलाती है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का शक्ति निवास है। ठीक है, शक्ति निवास की बात यहाँ पे कर रही है। अभी इसी प्रकार का एक प्रश्न हम लोग देख चुके हैं, आप देखें इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, केंद्रक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो अभी मैंने बताया था शक्ति निवास, पावर हाउस की बात हम यहाँ कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है? हम यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है पावर हाउस। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा होता है पावर हाउस। तो यह हमारा जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या है? यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अभी मैंने आपको बताया था कि इसको पावर हाउस कहते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया में ही ऊर्जा, जो आपके एटीपी का निर्माण इसमें इसी में होता है। ठीक है, जो ऊर्जा होती है वो एटीपी के रूप में यहीं पर इसका निर्माण होता है। और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का फुल फॉर्म होता है, और इसका निर्माण एडीपी, इसका जो एडीपी भी एक है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, टी एटीपी रहेगा तो ट्राइफॉस्फेट, और एडीपी रहेगा तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और अकार्बनिक फॉस्फेट के संयोग से होता है, जिससे उत्पन्न ऊर्जा कोशिका के विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में काम आती है। ऊर्जा के साथ साथ पदार्थों के पूर्ण ऑक्सीकरण में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि कोशिका का शक्ति निवास क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है, और यहीं पे क्या होता है? एटीपी का निर्माण होता है। और एटीपी का फुल फॉर्म जो इम्पोर्टेंट है वो आप याद रखिए, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, और इसका निर्माण किससे? एडीपी और अकार्बनिक फास्फोरस के मिलने से एटीपी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोशिका झिल्ली के लिपिड द्विपरत में फास्फोलिपिड है। ठीक है, ये आपके जलभीरु ए और सी दोनों जलप्रिय, और इनमें से कोई नहीं। तो पीजीटी 2019 का प्रश्न है ये, और इसमें देखेंगे आप जलभीरु जलप्रिय। ठीक है, कोशिका झिल्ली की लिपिड द्विपरत, जो लिपिड से बनी हुई, लिपिड मतलब जानते हैं ना, वसा, लिपिड से बनी हुई द्विपरत में फास्फोलिपिड्स हैं, वो जलभीरु और जलप्रिय ये दोनों हैं। ठीक है, ए और सी ये करेक्ट आंसर यहाँ पर होता है। अच्छा, जलभीरु और जलप्रिय क्या है? तो जलभीरु और जलप्रिय ये दोनों, एक है आपका हाइड्रोफोबिक और एक है आपका हाइड्रोफिलिक। ठीक है, तो मतलब ये जो है ये परतें वो हाइड्रोफोबिक, मतलब कि फोबिक कि पानी से भयभीत होने वाली, पानी को ना लेने वाली। ठीक है, और जलप्रिय मतलब पानी को सोखने वाली। ठीक है, तो जो कोशिका झिल्ली के ऊपर जो परत होती है तो वहाँ पे क्या होता है? आप जानते हैं ना, इस तरह की परत होती है और छोटे छोटे उसमें छिद्र होते हैं, और उसमें क्या होता है? जो आवश्यकता यहाँ पर आवागमन बना रहे, जिससे आवागमन बना रहे, जो भी चीज़ें हैं, जो एसेंशियल जो भी उसमें रसायन बन रहे हैं, और वो क्या हो, वो इधर उधर आ जा सके। तो वो जलभीरु और जलप्रिय मतलब हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों प्रकार की होती हैं। अगला प्रश्न है, स्वयं प्रतिलिपिकारी है लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी संरचना और केंद्रक। ठीक है, स्वयं प्रतिलिपिकारी है, तो इसमें भी जो है आपका आंसर होता है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, स्वयं प्रतिलिपिकारी मतलब कि जो यहाँ जब कोशिकाएं के बारे में आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि दो प्रकार की कोशिकाएं होती है। कौन कौन सी? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है, कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अभी मैं कोशिका के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। तो प्रो और यूकैरियोटिक दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। जो आपकी यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं वो कोशिका द्रव्य में अनेक सूक्ष्म गोलाकार छड़ या कण के आकार की संरचना पाई जाती है, जिन्हें क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ठीक है, और जो ये आपके जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो क्या करते हैं? वो स्वयं प्रतिलिपिकारी हैं, मतलब अपने
मतलब अपनी ही तरह क्या प्रतिलिपि का निर्माण कर लेते हैं। तो प्रतिलिपिकारी की बात होगी तो वहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटीपी का विस्तार करें। एटीपी का मतलब कि स्टैंड फॉर, इस तरह से क्वेश्चन है कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एटीपी का फुल फॉर्म जो है वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट आर्जिनिन टेट्राफॉस्फेट, एडिनोसिन टेट्राफॉस्फेट और आर्जिनिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो इन चारों में से आप देखिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर ए है, वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्या एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये क्या करती है, एटीपी क्या करती है, ऑक्सीकरण और फास्फोरीकरण की क्रियाओं में भाग लेती है। अगला प्रश्न है आपका, अंतरकोशिकीय पाचन प्रणाली उपलब्ध कराता है। ठीक है, अंतरकोशिकीय पाचन प्रणाली उपलब्ध कराता है राइबोसोम, गोल्गी, लाइसोसोम, आंत। और तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है हमारा, लाइसोसोम। अंतरकोशिकीय पाचन प्रणाली उपलब्ध कराता है हमारा लाइसोसोम। और लाइसोसोम की जो खोज हुई है वो कब हुई है, 1955 में हुई। और ये किसके द्वारा की गई, ये की गई है डी ड्यूक के द्वारा। इस तरह की क्वेश्चन आ भी जाते हैं, आप देखेंगे कि किसके द्वारा की गई, डी ड्यू के द्वारा की गई है। ठीक है, तो ये जो लाइसोसोम है उसमें कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोम में क्या होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। और इसका जो ये प्रमुख कार्य क्या है कि ये जो कोशिकाओं के अंदर एवं बाहर पाचन क्रियाएं क्रियान्वित होती हैं उनको ये क्रियान्वित करता है। ठीक है, और जो भी पदार्थ जो फैगोस जो आपके जो भी ये जो संरचनाएं हैं एंडोसाइटोसिस जो ये है वो क्या करता है, जो भी पदार्थ ग्रहण किए हुए हैं उन पदार्थों को पचाने का काम करता है। कौन करता है पदार्थों को पचाने का काम, लाइसोसोम करता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या होता है यहाँ पे, लाइसोसोम। तो अंतरकोशिकीय पाचन प्रणाली कौन उपलब्ध कराएगा, सेल्स में, कोशिका में, लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति कोशिका तथा जंतु कोशिका में समान रूप से पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल, ग्लाइकोजन, स्टार्च, केंद्रक और जीव द्रव्य। तो क्लोरोफिल तो हम जानते हैं किसमें पाया जाता है, पेड़ पौधों में। ग्लाइकोजन ग्लूकोज का टूटा हुआ रूप है। स्टार्च क्या है, ये हमारा कार्बोहाइड्रेट का ये पार्ट है। लेकिन केंद्रक और जीव द्रव्य। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आंसर नंबर डी होता है, जिसमें कि क्या होता है, केंद्रक और जीव द्रव्य दोनों हमारी वनस्पति कोशिका एवं जंतु कोशिका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए में उपस्थित होता है। डीएनए में हमारे क्या उपस्थित होता है, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया ए और बी दोनों और गोल्गी उपकरण। ठीक है, तो डीएनए में क्या क्या हमारे उपस्थित होता है, डीएनए में केंद्रक भी होता है और माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, ए और बी दोनों। ठीक है, तो डीएनए जो होता है उसमें केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, उपस्थित होता है। ठीक, और डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म है डीएनए का। ठीक है, आप एक बार मैं और बोल दूं, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसका पूर्ण रूप है। और केंद्रक कोशिका के मध्य भाग से अथवा किनारे की ओर से जो गोल जैसी संरचना दिखाई देती है वही क्या है, हमारी केंद्रक है। ठीक, तो डीएनए जो हमारा है, जो डीएनए जो मूल किसी भी कोशिका, जो किसी भी व्यक्ति का उसके अंदर जो पाया जाता है वो जो डीएनए होता है वो कहाँ पर ये होता है, ये केंद्रक में उपस्थित होता है। ठीक है, तो केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया दोनों क्या होता है, दोनों में ये उपस्थित होता है, क्योंकि केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होता है ना, इसी वजह से ऐसा होता है।
क्वेश्चन नंबर 13 है, कोशिका के ऊर्जा ग्रह होते हैं। ये प्रश्न हो चुका, केंद्रक, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। ओके, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर, बिल्कुल आंख बंद करके आप लगाएंगे, क्या लगाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। ऊर्जा ग्रह, पावर हाउस और क्या वो जो निवास है, ऊर्जा का निवास, ये सारे इस तरह से प्रश्न आते हैं, तो वो क्या होता है हमारा, उसका सही आंसर माइटोकॉन्ड्रिया उसका सही आंसर होता है। तो कोशिका द्रव्य में बहुत से सूक्ष्म छड़ी के आकार या गोल आकार के सूक्ष्म माइटोकॉन्ड्रिया या कॉन्ड्रियोसोम, जिसको कॉन्ड्रियोसोम भी कहते हैं, मैंने पहले ही प्रश्न में आपको बताया था, क्या इसको कॉन्ड्रियोसोम भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के कोशिका का ऊर्जा घर जो होता है वो पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीश्वसन की क्रिया का प्रमुख भाग घटित होता है। ऑक्सीश्वसन के साथ साथ जो आपका फास्फोरिसीकरण जो होता है वो भी इसी में संपन्न होता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न हमारा है, यह हमारे शरीर की सरलतम इकाई है, कोशा, अंग, मांसपेशी, हड्डी। ठीक है, ये भाई पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में भी आया हुआ प्रश्न है, और इस तरह के प्रश्न बहुत ही कॉमन होते हैं, बस देखना है हमको कि क्या है ये। तो आप सभी इससे परिचित होंगे। कोशा मतलब सेल, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही होता है। फंडामेंटल यूनिट है आपकी शरीर की जो है वो फंडामेंटल यूनिट आए या यूनिट आए हमारे शरीर की, कुछ भी आता है तो सबसे सरलतम इकाई क्या है, हमेशा उसका उत्तर कोशिका ही होता है। अगला प्रश्न है, कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, केंद्रक, कोशिका द्रव्य, कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य। ठीक है, तो कोशिका का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो क्या होगा, केंद्रक होगा। ठीक है, तो कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग हमारा क्या हो गया, केंद्रक हो गया। केंद्रक कोशिका के मध्य भाग में अथवा किनारे की ओर जो गोल जैसी संरचना दृष्टिगोचर होती है वही क्या है, हमारा केंद्रक है। मतलब यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, कहीं पर भी ये हो सकता है। ठीक है, तो केंद्रक एक ही है, तो वो क्या है, हमारा केंद्रक है। ठीक, फिर उसके बाद जो ये केंद्रक जो है वही केंद्रक है हमारा, और ये क्या सभी कोशिकाओं में पाए, जितनी भी हमारे बॉडी में सेल्स हैं उन सभी में ये केंद्रक पाया जाता है, और अधिकांश कोशिकाओं में एक ही केंद्रक होता है। और सबसे ज़्यादा इसका महत्वपूर्ण भाग क्यों, क्योंकि केंद्रक से ही क्या होता है, हमारा कोशिका विभाजन होता है, मतलब एक कोशिका दो कोशिका में विभाजित होती है, इसीलिए क्या है ये इसका महत्वपूर्ण भाग है। ओके, तो जो ये आपका कोशिका वाला प्रश्न खत्म होता है यहाँ पर। हाँ, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कोशिका के बारे में कि कोशिका जो है, कोशा की खोज जो है किसने की है, वो खोज की है रॉबर्ट हुक महोदय ने। किसने, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने की है कोशिका की खोज। ठीक है, और ये क्या शरीर की रचनात्मक, क्रियात्मक या सरलतम हर तरह की इकाई के बारे में इसमें आता है। और ये दो तरह की होती हैं, कौन सी होती हैं, एक हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं और एक हमारी यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। ओके, तो प्रो हो गई और यू हो गई। तो जो कैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं वे कोशिकाएं क्या हैं कि ये सबसे पुरानी होती हैं, इसमें केंद्रक तो पाया जाता है लेकिन केंद्रक पर केंद्रक कला का अभाव रहता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, केंद्रक पर केंद्रक कला, मतलब ये जो केंद्रक है इस पर जो ये वो जो लेयर है इसका क्या रहता है, अभाव रहता है। इसका एग्जाम्पल आप प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल याद रखिए, अक्सर पूछ लिया जाता है। तो इसमें कौन से हैं, जीवाणु है, कोशिका, कौन सी जीवाणु कोशिका है आपकी, जिसमें कि अर्धसूत्री विभाजन है आपका। ठीक है, जीवाणु कोशिका है, और क्या है आपका वो नीले हरे शैवाल, जीवाणु कोशिका नोट कर लीजिए, और नीले हरे शैवाल ये किसका है उदाहरण, नीले हरे शैवाल ये आपके प्रोकैरियोटिक सेल के हैं। ओके,
और जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं वो जीवाणु तथा नीले हरे शैवालों को छोड़कर और सभी जीवों की कोशिकाएं कैसी होती हैं, यूकैरियोटिक होती हैं। तो ठीक है, आप इसको याद रखेंगी। जो प्रोकैरियोटिक है वो अर्धसूत्री विभाजन वाला जनन कोशिकाओं की बात यहाँ पर हो रही है और नीले हरे शैवाल में पाई जाती हैं। ठीक है, अब मैं आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। और दो तरह का पूछेगा भी, यूकैरियोटिक मतलब सभी में है और प्रोकैरियोटिक किसमें, सिर्फ किसमें, जीवाणु कोशिका एवं नीले हरे शैवालों में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, डीएनए पाया जाता है कोशिका द्रव से, क्रोमेटिन से, राइबोसोम से, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होता है, आंसर नंबर बी हमारा करेक्ट होता है। किस में पाया जाता है डीएनए, हमारे क्रोमेटिन में पाया जाता है। तो क्रोमेटिन क्या है, क्रोमेटिन डीएनए में पाई जाती है। ठीक है, क्रोमेटिन किस में पाई जाती है, डीएनए में पाई जाती है और ये कैसी होती है, एक धागे के समान संरचना होती है जिसमें से क्या होता है, हमारा हस्तांतरण होता है। ठीक है, जीन्स का हस्तांतरण होता है तो क्रोमेटिन। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट होता है, डीएनए। ठीक है, क्रोमेटिन उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लैक्टेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दुग्ध संश्लेषित तथा स्रावित होता है। लैक्टेशन की प्रक्रिया पूछ रहा है। ठीक है, तो लैक्टेशन की जो प्रक्रिया, पीयूष ग्रंथि, लार ग्रंथि, स्तन ग्रंथि, उक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है स्तन ग्रंथियाँ। ठीक है, स्तन ग्रंथियाँ। तो लैक्टेशन की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दुग्ध स्तन ग्रंथियों, जो आपकी मैमर ग्लैंड होती है, स्तन ग्रंथियाँ मतलब कि कौन सी ग्लैंड, आपकी मैमर ग्लैंड। ठीक, मैमर आपकी ग्लैंड जो है उसमें से क्या होता है, द्वारा संश्लेषित मतलब उसके द्वारा बनता है तथा स्रावित होता है और गर्भवती माता के स्तनों में परिवर्तन होता है। क्योंकि आप देखते हैं कि गर्भवती माता के स्तनों में जब दुग्ध का स्रावण शुरू होता है तो उस समय क्या होता है, उसका आकार बढ़ जाता है और इनके रंग में भी परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, और क्या होता है, दुग्ध का स्रावण होता है। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, लैक्टेशन की प्रक्रिया कहलाती है। और इसको आप मैमर ग्लैंड जरूर याद रखें। हो सकता है स्तन ग्रंथियों की जगह मैमर ग्लैंड आ जाए तो आपका कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो जितने भी स्तनधारी हैं उनमें क्या होती है, लैक्टेशन की प्रक्रिया होती है। अगला प्रश्न है, आनुवांशिक गुणों एवं वातावरण के सभी स्तरों के बीच आदान प्रदान के फलस्वरूप हुए विकास को क्या कहते हैं। तो उसको स्फेलोकॉडल, प्रॉक्सिमोडिस्टल, जीनोटिपिकल और एपिजेनेसिस। ठीक, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होता है वो हमारा होता है एपिजेनेसिस। ओके, आनुवांशिक गुणों एवं वातावरण के सभी स्तरों के आदान प्रदान के फलस्वरूप हुआ विकास, मतलब कि आनुवांशिक एवं वातावरण दोनों चीज़ों की बात यहाँ पे हो रही है। तो वहाँ पे क्या हो जाता है, आंसर उसका एपिजेनिस हो जाता है। ठीक है, तो एपिजेनिस यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होता है, आंसर नंबर डी। यह मूल्य का एक साधन है, भाषा, संस्कृति, स्त्री, पुरुष। ठीक, यह मूल्य का एक साधन है। वैल्यू की यहाँ पर बात हो रही है। क्या चीज़ है जो कि आपकी वैल्यू को दूसरे तक मतलब कि आप पहुँचा पाएंगे कि हमारे क्या मूल्य हैं। भाषा है, संस्कृति है, स्त्री है, पुरुष है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाता है आपका, यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है भाषा, मतलब कि लैंग्वेज। अगर हमारे जो मूल्य हैं, अगर हमारे पास भाषा नहीं होगी तो हम कैसे उसको दर्शा पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है वो होता है लैंग्वेज। तो मूल्य का एक साधन जो मनुष्य के जीवन में भाषा का हमारा जो जीवन है उसमें क्या भाषा का बहुत ही महत्व है और भाषा मानव को अन्य प्राणियों से अलग करती है। समाज में रहने के कारण अपने विचारों को दूसरों तक पहुँचाना तथा दूसरों को विचारों को समझना। हम अपने मूल्य जो बनाते हैं वो हमारे अनुसार होते हैं। हमें लोगों तक अपनी बात को कन्वे करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। तो ये कहाँ पे, ये मनुष्य में पाया जाता है भाषा।
ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे आज के क्वेश्चन आंसर सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।